Hello students, my name is Sanjay Pyasi, Senior Physics Faculty at Center for Excellence कोटा। आज बच्चों हम लोग नीट 2020 यानी कि नीट 2020 का फिजिक्स का जो पेपर है उसका एक सर्टेन सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने दो सवाल है यहाँ पर। विल बी टेकिंग टू क्वेश्चंस इन अ पेयर एंड देन आगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे वैसे हम ले रहे होंगे। राइट, सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन कह रहा है वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। राइट, तो ऐसे एक फिक्स्ड सपोर्ट है ना, और उस फिक्स्ड सपोर्ट से एक वायर जो है वो हैंग कर रहा है ऐसे। ये वायर जो है वो ऐसे हैंग कर रहा है ना। इस वायर की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है, इट इज कैपिटल एल। और जो वायर का लेंथ है, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। इसका ये फ्री एंड है, लेट अस से इससे कुछ हमने मास m सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो ये एक्सटेंड हो जाता है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है ऐसे, मतलब डॉट डॉट कर सकता हूँ मैं, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है ये। राइट, तो व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ? अगर मैं डेल्टा एल की बात करूं, व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ? फाइनली वो L1 हो जाती है, स्टार्टिंग में L थी, तो मैं कह सकता हूं चेंज इन लेंथ इज L1 माइनस L। राइट, ये चेंज इन लेंथ हो गया है ना। कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? Y, यानी कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। Y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो अपन स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे। राइट, अब स्ट्रेस क्या है? हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे फोर्स कौन सा लग रहा होगा इस मास की वजह से? mg, और इसका एरिया हम लोग को क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल है, a दिया हुआ है ना। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा mg बाय a। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा l अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ थी यानी कि l। तो हमारा यंग्स मॉडुलस आ गया बच्चों mg कैपिटल L ओवर a इंटू डेल्टा l यानी कि चेंज इन लेंथ, और वो कितना है? वो है L1 माइनस L, वो है L1 माइनस L। तो ये आ गया बच्चों हमारा यंग मॉडुलस। आप देख सकते हो ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन नंबर 4 है mgl अपॉन a टाइम्स ऑफ L1 माइनस L, वो करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 161 इज 4। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये मैंने सॉल्व कर लिया 161। ठीक है, अब बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 162। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, बड़ा सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3/2 kBT। तो सीधा ऑप्शन हम सीधा चूज कर देंगे, इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द एवरेज थर्मल एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे सीधा फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। इनफैक्ट इक्वेशन जो एनर्जी की होती है, ठीक है, उससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर है 3/2 kBT, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। ये 161 और 162 सॉल्व हो गए। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 163। आइए, तो अब बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन 163। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 163 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर कैपिटल T फॉर कॉपर। कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में कौन सा ग्राफ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि रिलेशन कैसा होता है, कुछ कुछ इस प्रकार से होता है। रो इज इक्वल टू रो नॉट, है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। राइट, now the problem with this question is mostly बच्चों को ये लगता है कि there is a linear equation between resistivity and change in temperature, और let us say temperature, जो कि बात करेक्ट भी है। यहाँ पर एक लीनियर रिलेशन हमें देखने को मिल भी रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस क्वेश्चन इज फॉर कॉपर एंड कॉपर इज अ मेटल। क्योंकि कॉपर एक मेटल है, तो उसका जो अल्फा है, यानी कि उसका जो कोएफिशिएंट है, थर्मल कोएफिशिएंट, समय के साथ जो है इसके अंदर भी बदलाव आता है, ये बदलता है। क्योंकि ये चेंज होता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा ग्राफ? हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। राइट, हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो ऑप्शन 2 और 4 कोई हिसाब से करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होते जा रही है, जो कि हमें देखने को मिल रहा है नहीं, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। बट वो फर्स्ट और 3 में रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, because alpha also plays an important role. So there is a parabolic relation between resistivity and temperature when it comes to copper, right? Because it is a metal, क्योंकि वो मेटल है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रिलेशन एक पैराबोलिक रिलेशन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर जो है बच्चों वो होगा, 163 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्या है वो? ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग, 164। ठीक है, तो 164 क्या कह रहा है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर।
तो ध्यान से देखें, तो बहुत आसान, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन 164 कलर कोडिंग का क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा, सर ने बताया होगा अपने क्लास में, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। मुझे नहीं लगता आगे कुछ करने की जरूरत भी है, इतने में सारा काम हो जाएगा हमारा। पहले येलो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो येलो कौन सा होता है। ये नंबरिंग करते हैं अपन, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वेरी 7, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप कह सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले येलो दिया है, वायलेट दिया है, ब्राउन दिया है, गोल्ड है। क्योंकि गोल्ड दिया हुआ है तो हमें जाहिर सी बात है टॉलरेंस जो है वो कितने का हो गया, प्लस और माइनस 5% का। टॉलरेंस जो है वो कितने का हो गया, प्लस और माइनस 5% का। सिल्वर के लिए 10 और नो कलर के लिए 20 होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एकदम क्लियर दिखा हुआ है कि यहाँ पे येलो है, वायलेट है, ब्राउन है। सबसे पहले येलो है, येलो के लिए क्या लिख देंगे अपन, 4 4। फिर बाद में वायलेट, तो देखो वायलेट के लिए वी किधर है, ये रहा वी, 7, राइट। एंड देन वी हैव ब्राउन विद अस, ब्राउन भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये रहा। अब ये रहा, तो ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, और प्लस और माइनस 5%, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 470। 470 ओम रेजिस्टेंस है, और हमारा ये कितना है, 5%, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4, ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। 470 ओम 5%, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 164 का। देख सकते हो आप, ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान से देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर 165 दिया हुआ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड, देन द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या, सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये क्या होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है। और कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी जो है वो जाहिर सी बात है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट। क्या होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स। स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कैपिटल डी, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में इफ द सेपरेशन बिटवीन कोर एंड सोर्सेज इज हाफ्ड, राइट। सेपरेशन यानी कि ये चीज, अगर इसको हम आधा कर दें, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द करंट सोर्स डबल्ड, यानी कि जो डिस्टेंस ये है इसको डबल कर दें, यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आप इस चीज को डबल कर दो और डिस्टेंस को अगर आप आधा कर दो d/2, तो t ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये नई जो फ्रिंज विड्थ है, जो बीटा है, वो बीटा डैश, वो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल ब्रेथ। यानी कि द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4 टाइम्स जो है सो हमारी फ्रिंज विड्थ जो है वो बदल जाएगी, राइट। तो ऐसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, और हमारा आंसर क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया 4 टाइम्स। तो क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 165 का, इट इज 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्या कर रहे हैं हम लोग, हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 166। क्या कह रहा है, कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज ए मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, राइट। पहले कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, 6 माइक्रोफैरड। बाद में क्या कह रहा है, बाद में कह रहा है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरड। मतलब मान लेते हैं बाद में जो सी डैश है वो कितना हो गया, वो हो गया 30 माइक्रोफैरड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, यानी क्वेश्चन क्या है कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी जो है वो कितनी होगी, राइट। तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, हमसे एप्सिलॉन की बात की जा रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सी क्या होता है, सी होता है एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। और सी डैश क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के, ऑब्वियस सी बात है, सम कांस्टेंट के कह दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बच्चों 30 माइक्रो फैरेड, राइट। ये सपोज टू डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई के इज इक्वल टू 6 अपॉन 30, दैट इज 1 बाई 5। so the value for k is equal to 5. K dielectric constant, it is defined as the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space। वो कितना दिया हुआ है, वो हमारे पास 5 दिया हुआ है। क्या ये 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 के नाम से मशहूर है, जी हाँ बिल्कुल। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जी हाँ बिल्कुल। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, राइट। 5 इंटू 8.8 हम कर लें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.4
सॉरी 44 आ जाएगा बेसिकली, 44 इंटू 10⁻12। तो 44 इंटू 10⁻12 हमारा आंसर है। हम ऑप्शन देख लें। अच्छा 0.44 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं इसको हम लोग, 0.44 इंटू 10⁻10। यानी कि आप देख सकते हो ऑप्शन 3 में ये चीज दी हुई है। तो इसका आंसर क्या है 166 का? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन 3। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 166 जो है सो सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन 167। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 167। ठीक है, तो आओ सवाल 167 डिस्कस करें। 167 क्या कह रहा है बच्चों ये सवाल? ये कह रहा है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? अगर बात स्ट्रेस के डायमेंशनल फॉर्मूला की हो रही है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम आराम से समझ सकते हैं इस चीज को कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? आप फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हो, स्ट्रेस के लिए क्या करते हो आप? स्ट्रेस के लिए फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हो, है ना? फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l1 t⁻², और एरिया की बात करूं तो वो होता है l⁻²। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आएगा? m1 l⁻⁻1 और t⁻²। तो ये तो बड़ा आसान सवाल है ना? m1 l⁻⁻1 t⁻²। आप ऑप्शंस में देख सकते हो और समझ सकते हो कि द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 167 इज ऑप्शन 4, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। ये बच्चों हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 167। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 168। ठीक, तो 168 सॉल्व करते हैं, तो इस चीज को मैं जरा ऊपर की तरफ लेके आ जाऊं। तो अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, तो 168 को आप ध्यान से देख सकते हो, ये रहा। assume that the light of wavelength 600 नैनोमीटर is coming from a star, the limit of resolution, है ना? टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है हमसे। काफी आसान सवाल हमारे लिए बना दिया गया है, क्योंकि हमसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ लिया, और किसका? टेलीस्कोप का। तो क्या होता है ना? सीधा एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला ये 1.22 लैम्डा बाई डी। आप उस फॉर्मूले को यूज करो और आपका आंसर जो है आपके आंखों के सामने आ जाएगा, है ना? 1.22 इंटू लैम्डा बाई डी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.22 इंटू लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ होती है लाइट की, आप देख सकते हो 600 नैनोमीटर दी हुई है। 600 यानी कि 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डी जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2 मीटर, तो आप 2 लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से आराम से कैंसिल हो जाओ, आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड 1.22 इंटू 3 इज 3.66, and the other way around, 00 into 10⁻⁻9 turns out to be 10⁻⁻7. So we can clearly check the answer for this question is option A. The answer is 3.66 into 10⁻⁻7 रेडियंस, राइट? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 168 सॉल्व कर लिया। 169 की बात करूं, सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव्ड। जब हम इंडक्टर रिमूव कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस हमें π/3 दिया हुआ है, और जब हम कैपेसिटर रिमूव कर रहे हैं तब भी फेज डिफरेंस π/3 ही दिया हुआ है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, राइट? हमें सर्किट का पावर फैक्टर बताना है यहाँ पर, कि सर्किट का पावर फैक्टर जो है सो कितना होगा। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन 169 में हमें पावर फैक्टर के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए? पावर फैक्टर के लिए। तो पावर फैक्टर के लिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? बहुत आसान सा तरीका है। हाँ, आप ध्यान से देखो, ऐसे मैं ये बनाए दे रहा हूँ, जिससे मान ले ये एक्स एल है, आपको याद होगा पोटेंशियल लीड करता है। ये रेजिस्टेंस के लिए बना रहा हूँ एक्स सी। ठीक है, पहले अ सीरियल सर्किट इन विच टू एन ओसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। जब हम एल वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, अगर मैं तब की बात करूँ, इन जनरल क्या बात होती है हमारी? लेट अस से एक्स एल है, एक्स सी है, तो इन जनरल क्या आता है हमारा? tan फाई क्या आता है? एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर। tan फाई कितना आता है? tan फाई आता है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, राइट? अगर tan फाई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर आता है, और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये बताइए कि व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाई। क्या होता है पावर फैक्टर? cos फाई। तो हमें cos फाई निकालना है बेसिकली। अब देखो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको, राइट? पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? पहले उन्होंने हमें ये दे दिया है कि जब एल को रिमूव कर देंगे तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज π/3, यानी कि जब एल को रिमूव कर दिया, यानी कौन सा सर्किट बन गया? आरसी सर्किट बन गया। तो उसके लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? tan फाई इज इक्वल टू कितना रेजिस्टेंस होता है इसका, मतलब इसका, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? R/Z लिखते हैं हम लोग, ठीक है? R/Z, है ना? तो यहाँ पे मैं ऊपर R लिख दूंगा और नीचे Z। Z कितना होगा इसमें? XC।
तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है पाई बाई 3, tan 5/3 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू R/XC। एंड सिमिलरली जब RC की जगह है आप C को रिमूव कर देंगे, जब C को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है C को रिमूव कर दोगे तो बन जाएगा आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आप LR देख पाओगे। तो उस सर्किट के लिए भी tan phi कितने इक्वल हो जाएगा R/XL। तो उस केस के अंदर भी √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी R/XL। तो आप ध्यान से देख सकते हो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो XC जो है वो XL के इक्वल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू XL। अगर XC XL के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पे देखो, आप दोनों को इक्वल पुट करोगे तो tan phi कितना आ जाएगा 0। नाउ इफ tan phi इज 0, अगर tan phi की वैल्यू बच्चों 0 है तो जाहिर सी बात है phi की वैल्यू भी 0 डिग्रीज है। और cos phi की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, फिर cos phi की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, cos 0 कितना होता है 1। सो द पावर फैक्टर फॉर दिस सर्किट इज 1। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, ठीक है। तो द आंसर इज 1, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 170। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन 170 के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, राइट। तो आप देख सकते हो एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल बना रहा हूँ मैं, -q + q, ये इसका सेंटर आ गया और इसका डाइपोल मोमेंट p जो है वो कितना दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 मीटर from the center of the dipole। अगर ये center of the dipole है तो इससे 0.6 मीटर पर और 60 डिग्री एंगल बनाते हो, यानी कि यहाँ कहीं कोई पॉइंट अगर P है, लेट अस से अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इस पॉइंट पर कितनी वैल्यू होगी नेट पोटेंशियल की हमें बतानी है। हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर P, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक उधर हो जाएगा P cos 60 और एक इधर हो जाएगा परपेंडिकुलर P sin 60। हमें पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई इंपैक्ट नहीं आता इस पॉइंट पे पोटेंशियल का, सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट आता है तो इस पॉइंट से, और वो होता है 2kp/r², राइट। और p की जगह अपन क्या लिख देते हैं, p नहीं, जो जो भी इवेंचुअल हो वो यहाँ पे p cos थीटा दिया हुआ है तो वो हो जाएगा 2kp cos 60 डिग्री बाय r², ठीक है। तो 2 तो 2 होता है, k की बात की जाए तो 9 इंटू 10⁻⁹ है, p की बात की जाए तो वो 16 इंटू 10⁻⁹ है, cos 60 1/2 होता है, और r का स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर जो है सो 0.36 हो जाएगा, जिसको मैं ऊपर ले जा करके 36 इंटू 100 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 4 आप ये 4 से मैंने इसको क्या कहते हैं 4 4 16 हो गया, मैंने इसको काट दिया 4 से, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने पे मेरा आंसर जो है, एक मिनट, यहाँ पे 2kp/r² ले लिया मैंने, वो kp/r² होना चाहिए, है ना, kp/r², kp/r², ये 2 नहीं, और इस 2 के बाद इसको काटेंगे और इवेंचुअल हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 100 यानी कि 200 वोल्ट्स। kp/r³ है ना, जो हम लिखते थे 2kp/r³, वो फॉर्मूला जो है सो वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता था, किस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो मैंने वो लिख दिया जल्दी जल्दी, लेकिन हालांकि आंसर जो है kp/r² होगा और हमारा नेट आंसर जो है 200 वोल्ट्स, यानी कि 2 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमने क्वेश्चन नंबर 170 जो है सो सॉल्व कर लिया। तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 171 की, यानी कि ये वाला सवाल क्वेश्चन 171 कह रहा है कि एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, ससेप्टिबिलिटी जानते हो आप, ससेप्टिबिलिटी कितनी दी हुई है 599, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, परमिएबिलिटी पूछी हमें, यानी कि वो जो भी मटेरियल है ना, उसकी परमिएबिलिटी म्यू जो है वो कितनी होगी। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन होता है, हम लोग को पता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 1 + chi m, राइट, है ना। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी है हमें, इसका कोई काम नहीं है, देयर इज नो वर्क ऑफ दिस 1200 एम्पियर पर मीटर व्हाटसोएवर। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 + chi m, दिस chi m स्टैंड्स आउट टू बी 599, दोनों को ऐड करेंगे सो म्यू आर की वैल्यू आ गई 600, कितनी आ गई वैल्यू म्यू आर की 600। तो अगर म्यू आर की वैल्यू 600 है और हमें परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल निकालना है, तो क्या करेंगे अपन, म्यू आर क्या होता है, ये होता है म्यू बाई म्यू नॉट, हमें तो म्यू निकालना है, तो 600 किससे मल्टीप्लाई कर देना है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ से। सो द फाइनल आंसर म्यू टर्न्स आउट टू बी 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 6 4 are 24, 24 पाई इंटू 10⁻⁵ इज द आंसर, और 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ इज ऑल्सो द आंसर। तो हम इसको टिक कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, अब आपका आंसर आ जाएगा 2400
पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये हो गया क्वेश्चन 171। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 171। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस 172। Long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid, magnetic field पूछ रहा है, यानी कि म्यू नॉट एन आई, राइट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? 100 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 अपॉन 100 करना पड़ेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2.5। बहुत ऑब्वियस सी बात है, 50 से इसको काटा मैंने, ये 2 आ गया। 2 into 2.5 is 5 and 5 into 4 is 20. So the answer is 20 pi into 10⁻⁷ into 100. The answer is 20 pi into 10⁻⁷ into 100. 10⁻⁵ हो जाएगा, ये इस जीरो के इन्वॉल्वमेंट के बाद 10⁻⁴ हो जाएगा, और 2 into पाई होता है 6.28. So the answer is 6.28 into 10⁻⁴ टेस्ला। The answer। तो अब बच्चों हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 173। तो सवाल लिख दें अपन, क्वेश्चन 173 सॉल्व हो रहा है, ठीक है। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10⁻⁴ in an electric field of 3 into 10⁻10। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, मोबिलिटी पूछी जा रही है हमसे, यानी कि म्यू पूछा जा रहा है। वो होता क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और हमें ये दोनों वैल्यूज दे दी गई, यानी कि सिंपल हमारी सिर्फ कितनी हमें मेमोरी पावर, उसका टेस्ट है इस क्वेश्चन को लेकर के। तो वीडी की वैल्यू दी हुई है 7.5 इंटू 10⁻⁴, तो जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। 7.5 इंटू 10⁻⁴, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻10। 3 इंटू 10⁻10 कैंसिल करेंगे, 2.5 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 आ जाएगा, यानी कि आंसर इज 2.5 इंटू 10⁻6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन 173, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है क्वेश्चन 174। तो 174 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 174? वो कह रहा है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेड-आई R1 एंड R2, जबकि R1 1.5 टाइम्स ऑफ R2 है, और सिर्फ 1 केल्विन से बढ़ाना है अपन को। तो कैसे करेंगे अपन? जाहिर सी बात है, क्यू क्या होता है, हीट क्या होती है, क्या वो MS डेल्टा टी के नाम से मशहूर है? जी हाँ, बिल्कुल। डेल्टा टी की वैल्यू 1 दे दी है। स्पेसिफिक हीट, मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट रहेगी, मास दोनों का अलग अलग होगा बच्चों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है, कॉपर है, लेकिन वॉल्यूम्स दोनों की अलग अलग है, राइट। तो अगर मैं बात करूं Q1 अपॉन Q2 की, है ना, अगर मैं बात करूं Q1 अपॉन Q2 की, तो उसका जो रेशियो है वो हो जाएगा, एस डेल्टा टी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, मास के अंदर डेंसिटी टू वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई R1 का क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई इज ऑब्वियसली कांस्टेंट एंड इट गेट्स कैंसिल्ड आउट। R1 यहाँ पे 1.5 टाइम्स ऑफ R2 दिया हुआ है बच्चों, यानी कि 1.5 टाइम्स ऑफ R2 का होल क्यूब करना होगा हम लोगों को। अपॉन में आप देख सकते हो R2 का होल क्यूब, 1.5 is 3/2 and the cube of 3/2 stands at 27/8. 27/8 is the answer. The answer for this question is option A, 27/8, right? आगे बढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 175। क्वेश्चन 175, वो ये रहा सवाल। सवाल कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, राइट। तो जाहिर सी बात है, उसके पास एनर्जी कितनी होगी? आप लिख सकते हो EV, है ना, और वो किसके इक्वल है? If the de Broglie wavelength of the electron is इतना, the potential difference is, तो EV is equal to, जाहिर सी बात है हमें पता है, p²/2m। क्या होता है p²/2m? और हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V निकालना है। मोमेंटम हमें दिया है नहीं, लेकिन मिस्टर लुई डी ब्रोए ने कहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, so we can clearly see that p is equal to h/lambda. So the question turns out to be EV is equal to P, यानी कि h² इंटू 2m। तो मैं अगर V की बात करूं तो वो हो जाएगा लैम्डा, h कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट, है ना। इसका स्क्वायर करना है हम लोगों को, अपॉन में देख सकते हो आप लैम्डा, यानी कि 1.227 इंटू 10⁻² नैनोमीटर, यानी कि इंटू 10⁻⁹ भी मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, तो मैं इसको 10⁻11 लिख देता हूं, उसका स्क्वायर, राइट, उसका स्क्वायर, और बाद में 2, और उसके बाद लिखा हुआ है 1m, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31। अब देख सकते हो, अगर पावर्स करूंगा मैं, तो -34 का स्क्वायर हो जाएगा -68। यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, मैं 10 की पावर जो है वो जो आने वाली है उसको लिख देता हूं,
देख सकते हो ये हो जाएगा 10⁻⁻68 है ना, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 10⁻22। इस ई को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी तक, तो ई को भी डिवाइड करेंगे, राइट, ये तो मास है, इसके अंदर अभी ई भी डिवाइड होगा, वो कितना है, वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। सो 10⁻19, 19 प्लस 22 41 होता है, 41 प्लस 31 कितना होता है 62 होता है। तो ये जो चीजें हैं इनका समेशन कर रहे हैं हम लोग, ये -31 है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिया हुआ था 10⁻² नैनोमीटर, तो 10⁻11 बन गया, वो हो गया 10⁻22। तो 10⁻22 -31 कितना हो गया 31 प्लस 22, जाहिर सी बात है 53 हो गया, 53 प्लस 19 हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 72। तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +72, एंड 72 - 68 इज 10⁻4। ये 10⁻4 आ रहा है, बाकी जो नंबर्स हैं है ना 6.6 इंटू 6.6 अप्रोक्सीमेटली 42 के आसपास कुछ। आप देखो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, यानी कि 1.4 इंटू 2 2.8, 2.8 इंटू 9 इज अप्रोक्सीमेटली 27 26 के आसपास कुछ, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग उसी रेंज का आएगा। हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली द आंसर इज 10⁻। तो अब बच्चों हम ये क्वेश्चन यानी कि 176 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन 176। तो इस क्वेश्चन को जिस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 minus 0.0099? अब ध्यान से देखो तो इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 9.99 कितने हैं इसमें, तीन हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कितने हैं, दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें जो है सो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि 0.0099 में देखे जाए तो मात्र दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है उसके अगर उसकी बात की जाए तो पहले वो होगा कितना, वो हो जाएगा 9.9801 मीटर्स। ये इनका सब्सट्रैक्शन हो गया, आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको माइनस कर, देखो मैं करके बताता हूँ, 9.99 में से 0.0099 को जब माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आएगा फिर 0.89.99.9801 जो है सो हमारा हो गया, राइट। अब हमें इसको तीन ये इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है सो सिर्फ बात खत्म करनी होगी, बिकॉज वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 9.99। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 9.98 मीटर। क्या आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन 176 जो है सो सॉल्व कर लिया, ओके। अब कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन 177। क्वेश्चन 177 में लिख दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 177, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू दी हुई है आप लोगों को, फाइनल वेलोसिटी 80, 80 का स्क्वायर होता है 6400, अगर u की बात करूं 20 उसका स्क्वायर होता है 400, माइनस टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है नीचे, यानी कि -10 यूज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया भी है 10, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है ना, तो उसको बताने के लिए भी हम लोग -h ही यूज करेंगे। 6400 - 400 होता है 6000, 6000 को डिवाइड करेंगे 20 से, आंसर आएगा 300। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमारा आंसर आ गया h बराबर 300 मीटर्स, यानी कि द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 177। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 178। आइए देखते हैं 178 कैसे सॉल्व होगा। 178 कह रहा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r is immersed in water and water rises it into a height of h. The mass of the water is in the capillary is 5 grams. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर राइज करता है उसके लिए इक्वेशन क्या होती है। तो क्या होती है, h is equal to 2t cos theta by rho rg, where obviously this rho stands for the density of water, which is a constant. This is again a constant, 2 is constant, t is constant, and cos theta, this angle is also a constant. So the only variable over here is r, h and r. So the product of h and r is always a constant, right? We know this thing. So when it comes to mass, mass stands for density times volume. If the density of water is rho and the volume in a tube is obviously, it's a cylinder, right? So the volume is pi r square h. ये चीज कितनी दी हुई है अपन को, ये दिया हुआ है अपन को 5 ग्राम। बाद में m डैश, जब हमने रेडियस को डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई। तुम r की जगह 2r लिखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर,
लेकिन हाइट जो है उस केस में वो आधी हो जाएगी h/2 ड्यू टू दिस रिलेशन, राइट। एच आर इज इक्वल टू बाइदमा हाइट जो एच डैश है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2r दिया हुआ है, रेडियस हम डबल कर दिया तो r से r कैंसिल हो गया, h डैश h/2 आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो आप 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। The answer is 2 times of rho pi r square h, and this value is already given to be 5 grams, and 2 into 5 is 10 grams. So the answer for this question is option 3, 10 grams is the correct answer, right? तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 178 जो है सॉल्व किया। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन 179 की। किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है 179 की। Resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2। यानी कि हमें दिया हुआ है कि R1:R2 जो है वो 3:2 के इक्वल दिया हुआ है ना। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को? 10। तुम जैसे ही यहाँ पर 10 लिखोगे 2 से 10 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 15 ओम्स। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस हमारा? 15 ओम जो है सो हमारा रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, अगर हमारा जो रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, लेंथ 1.5 मीटर है ना। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर लेंथ है और रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो कह रहा है 1 ओम का कितना होगा? देखो दिमाग लगाओ, 15 ओम का 150 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है 1 ओम का कितना होगा? 1 ओम का होगा 10 सेंटीमीटर, तभी तो 15 ओम का 150 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो हमें बताना है 1 ओम के लिए, उसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10⁻² मीटर, यानी कि 10⁻1 मीटर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ऐसे हमने 179 भी सॉल्व कर लिया। Now it boils down to the last question of this paper, that is question 180, and that question is, for the logic circuit shown, the truth table is। हमें पता है ये नॉट गेट, इट्स एन ऑर गेट, राइट। y is equal to a plus b। जाहिर सी बात है 0 0 के लिए हमें वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर मैंने यहाँ पे 0 इनपुट किया है a में, b में, और ये मेरा नेट आंसर y है, तो आप देख सकते हो अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो नॉट यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं और की बात करूं तो 1 + 1 का जो और है, 1 + 1 का और 1 होता है और 1 का नॉट होता है 0, यानी कि आंसर आएगा 0 0 0। आगे बात करें वापस से 0 और यहाँ पे 1 पुट कर दें, अगर हम यहाँ 0 यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 0 भेजा है तो हमने यहाँ 1 पहुंचेगा, और यहाँ से हमने 1 भेजा है तो यहाँ 0 पहुंचेगा। नाउ a और b, 1 और 0 के आंसर आता है, इसका 1 आता है, 1 का नॉट होगा 0, सो अगेन वी हैव अ 0 ओवर हियर। लास्टली लेट अस डू दिस थिंग, यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी ऐसा ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम सिचुएशन आएगी, आंसर आएगा 0। बट इन दैट केस व्हेन यू पुट 1 1, we have a 0 over here and a 0 over here and 0 और 0, y is equal to 0 और 0 का आंसर आता है 0, जिसका नॉट आएगा 1, यानी कि the answer for question number 180, that is the last question, is ऑप्शन ए, या कह लो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बच्चों हमने 2020 नीट का जो है पेपर पूरा डिस्कस कर लिया। आप देख सकते हो कि probably this is the easiest paper that has ever been produced by NTA। मुझे नहीं लगता इतना आसान पेपर कभी वापस से प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बहुत अच्छा पेपर है, बहुत ही आराम से सॉल्व किया जा सके ऐसा पेपर है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें थोड़े से लॉजिकल लगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगे, बट स्टिल दिस पेपर वाज सॉल्वेबल टू अ ग्रेट लिमिट। सो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो। ठीक है, अ वेरी गुड लक फ्रॉम दिस एंटायर ग्रुप ऑफ ईपी सेवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस कोटा एंड फ्रॉम मी एज वेल। This is Sanjay Pyasi signing off. Thank you so much.